अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। ये न्यू सिलेबस है जिसमें चैप्टर नंबर 1 है डाइजेशन इन मैन। इसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन इस लेक्चर में खबर करें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मैदे के बाद जो आहे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब है इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। ये 6 मीटर जो लेंथ है ये एमसीक्यू है, बोर्ड है पेपर में आता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ बताएं तो वो है 6 मीटर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मैदे हो और जो बड़ी अंतड़ी है इन इसके दरमियान में पाई जाती है, यानी ये दोनों हो जोड़ती है। जो बड़ी अंतड़ी है और जो मैदा है इन दोनों को आपस में जोड़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो छोटी अंतड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन के हवाले से 3 काम परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले फूड ही ब्रेक डाउन की जाती है। अब इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, हमारे जहन में ये होता है मैदे के अंदर खुराक जो है वो हजम हो जाती है, लेकिन जो मैदे के अंदर खुराक है वहाँ पर जो मेन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेशन की जाती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आप है फूड है अंदर प्रोटीन कंटेंट है उसे डाइजेस्ट किया जाता है, यानी मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ये कम डाइजेस्ट होते हैं। मेन जो है वो मैदे के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। तो बाकी जितनी भी डाइजेशन है ये ओरल कैविटी से शुरू होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड ये भी होती है। फिर उस फूड ही जब ब्रेक डाउन हो जाती है लार्ज पीसेस और स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाता है और केमिकल डाइजेशन के बाद उसमें से जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उन्हें बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि जो बाद में सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है उसमें इस्तेमाल हो जाए। जब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीछे जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसे बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे पहले सॉलिडिफाई किया जाता है, यानी उसे ठोस बनाया जाता है। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। तो ये तीनों जो फंक्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है फंक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्बिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स और सॉलिडिफाई द वेस्ट मटेरियल। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यह गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा हिस्सा है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। तो ये भी एमसीक्यू है। जीआईटी है वो कौन सा पार्ट है जो सबसे लंबा है? तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 3 हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है ड्यूडिनम, इसके बाद है ज्यूजिनम और इलियम। इन 3 हिस्सों में छोटी अंतड़ी हो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम पहले पोर्शन हो पढ़े हैं, ये फर्स्ट पोर्शन है यानी जहाँ से मैदा खत्म होता है यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, वहीं से आहे जब छोटी अंतड़ी शुरू होती है तो उसका जो पहला पोर्शन है वो है ड्यूडिनम। ये एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर यानी जहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड होता है वहीं से ये वाला पोर्शन है शुरू हो जाता है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो है 20 to 25 सेंटीमीटर। अगर हम इंचेस में करें तो ये 8 to 10 सेंटीमीटर बनता है। 8 to 10 सेंटीमीटर 8 to 10 इंचेस 20 to 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर सी शेप्ड लाइट जो होती हैं ये मसल्स होती हैं जो इसे पिचकने नहीं देते। इसके बाद ये सबसे बाहर सराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज होता है लबलबा। मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन है दरमियान में एक लबलबा होता है जो पैंक्रियाज होता है और ये जो इंसुलिन हार्मोन पैदा किया जाता है वो भी पैंक्रियाज से ही पैदा होता है। इंसुलिन जो आपके
जो ब्लड है अंदर है ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। दरअसल वो हार्मोन पैंक्रियाज यानी लब लबे से पैदा हो रहा होता है। तो इसके अलावा लब लबे और भी हार्मोन्स पैदा करता है। तो ये उस लब लबे हो जो शुरू वाला पोर्शन है ड्यूडिनम, ये उसे सराउंड कर लेता है यानी उसके अराउंड लिपटा हुआ होता है। तो ये दरअसल ये जो पैंक्रियाज है, ये जो लब लबा है, ये ऐसे इंजाइम बनाता है, ये एक ऐसा जूस बनाता है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंजाइम होते हैं। दोबारा सुने, ये लब लबा जो ऐसा जूस बनाता है जिसमें मुख्तलिफ इंजाइम होते हैं, वो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन है भी ड्यूडिनम वाले हिस्से में आता है। और वहाँ पर ये जो डाइजेशन जो यानी मैदे से जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, ये उसकी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियाज पैदा करता है, ये सक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियाज, ये सक्रेशन है दरअसल पैंक्रियाज ही कर रहा होता है। सक्रीट जो है ये लबलबाई कर रहा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लब लबे के दरमियान में एक ऐसी नाली होती है जो वहाँ से इस जूस को लेती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालती है। तो पोर्ड इनटू पैंक्रियाटिक डक्ट, वो जो दरमियान में स्मॉल इंटेस्टाइन और लब लबे को जोड़ती है उसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाज और ड्यूडिनम को आपस में जोड़ती है। अब ये जो जूस होता है इसकी नेचर जो होती है ये स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अब अल्कलाइन क्या चीज़ है? बेसिक इन नेचर। चूँकि जब फूड जो है वो स्टमक से आ रहा होता है तो उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड और बेस का जब भी आपस में रिएक्शन होता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसमें साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर ये जो जूस होता है ये बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर होता है और पीछे जो मैदे से फूड आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब इससे अल्कलाइन जो पीएच है वो 8 होती है, यानी ये भी एमसीक्यू है। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसकी नेचर है बेसिक नेचर है और फिर इसकी पीएच क्या है 8 होती है। ये दरअसल न्यूट्रलाइजेशन कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है जो पीछे से एसिडिक फूड है स्टमक से आ रहा होता है। इसके अंदर 4 अहम मुख्तलिफ इंजाइम पाए जाते हैं, यानी इस जूस के अंदर जो लबलबा जूस भेज रहा है उसके अंदर मुख्तलिफ 4 अहम इंजाइम पाए जाते हैं। पहला है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये इंजाइम होता है। अमाइलेज जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाए ये ऐसा इंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जैसे है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। तो इस तरह ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आपके फूड में जितने भी आटे होते हैं यानी है गंदम का आटा, चावल का आटा, ये जितने भी आटे हैं, फ्लोर्स हैं, ये सारे के सारे दरअसल स्टार्च से ही बने हुए होते हैं। तो ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है अमाइलेज। ये पॉलीसैकेराइड हो हाइड्रोलाइज करता है इनटू माल्टोज और ग्लूकोज, यानी पॉलीसैकेराइड हो जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, हाइड्रोलाइज का मतलब है पॉलीसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड एक है पॉलीमर है और जो माल्टोज और ग्लूकोज है ये डाई सैकेराइड और मोनोसैकेराइड हैं। जब भी छोटे मालिक्यूल आपस में मिल के बड़ा मालिक्यूल बनाए हैं तो हमेशा रिएक्शन जो होता है वो कंडेंसेशन का होता है, यानी छोटे मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और बड़ा मालिक्यूल बन जाता है, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर रिलीज होता है, लेकिन वही रिएक्शन जब उलट हो जाता है, यानी जब वो वाटर रिलीज हुआ था, निकला था, उसे आप वापस डाल लें, वही वाटर पॉलीसैकेराइड में इंटर हो और उसे दोबारा छोटे
डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर दे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यानी लाइसिस होता है ब्रेक डाउन और हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर ही मदद से किसी भी पॉलीसैकेराइड को तोड़ना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो एंजाइम है इसमें वो है पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज जहाँ पे भी आया है ये लिपिड ही डाइजेशन करेगा। अब लिपिड हो तीन हिस्सों में हाइड्रोलाइज करता है, या तो उससे मोनो डाइग्लिसराइड बनाता है, या तो मोनोग्लिसराइड बनाया है या फिर डाइग्लिसराइड बनाया है, या फिर फैट हो फर्दर हाइड्रोलाइज कर है ग्लिसरॉल में चेंज कर दे है। नहीं तो जो फैट है उसे चेंज कर दिया जाता है फैटी एसिड्स में। यानी फैट ही जब भी हाइड्रोलाइसिस होगी तो उससे तीन तरह के कंपाउंड बनते हैं जिसमें मोनो डाइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। अब ये दो नॉर्मल एंजाइम है, बाकी जो दो एंजाइम है ये आहे प्रोटीन ही डाइजेशन में रोल अदा करते हैं। इसमें टू इम्पोर्टेंट एंजाइम इन पैंक्रियाटिक जूस, ये दो एंजाइम बहुत अहम है और ये दोनों एंजाइम जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पिप्सिनोजिन एंजाइम जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, या तो मैदे में थोड़ा सा पहले ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर पिप्सिन हो और वो पिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है पिप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में। दरअसल ये तीनों एंजाइम पिप्सिन, ट्रिप्सिन और थीमोट्रिप्सिन ये तीनों जो होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन ही डाइजेशन में रोल अदा करते हैं और ये उसी टाइम में रिलीज होते हैं जब फूड जो होता है आपके फूड में प्रोटीन कंटेंट हो। अगर आपके फूड में प्रोटीन ना हो तो ये फिर स्टमक के जो वाल है या आपका जो मैदा है ये भी प्रोटीन इन नेचर ही होता है। आपका जितना भी मीट है वो जाहिर बात है प्रोटीन इन नेचर है, तो फिर ये मैदे को भी डिस्टर्ब करता है या डैमेज करता है। तो इसलिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जितने भी हैं वो सारे है सारे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। तो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजिन और दूसरा है थीमोट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन जो होता है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करते हैं। ये ट्रिप्सिनोजिन पैंक्रियाटिक लाइपेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, इसके अलावा थीमोट्रिप्सिनोजिन ये होते इसी जूस का हिस्सा हैं, आए ये पैंक्रियास से ही होते हैं। ये तीनों एंजाइम मिल है जो जूस बना रहे होते हैं वो आया लबलबे से ही होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक्टिवेटर एंजाइम रिलीज करते हैं। अब एक्टिवेटर एंजाइम कौन सा है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है, एंटेरोकाइनेज। अब पूछा जाता है वो कौन से एंजाइम है जो लबलबे से जूस में शामिल होके आते हैं और उनमें कौन सा एंजाइम है जिसको एक्टिव करने के लिए इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं, एंटेरोकाइनेज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ और ये जो पीछे पैंक्रियाज से आया था जूस उसके अंदर ट्रिप्सिनोजिन था उसे एक्टिवेट कर देता है और ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है। अब जब ट्रिप्सिन में बदल जाएगा तो ये जो ट्रिप्सिन है अब फर्दर ना भी एंटेरोकाइनेज आए तो ये जो ट्रिप्सिन बना हुआ है ये फर्दर जो है मजीद ट्रिप्सिनोजिन हो एक्टिव फॉर्म में बदलता रहेगा। इसके बाद ये प्रोटीन हो डाइजेस्ट कर है पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। इसके बाद थीमोट्रिप्सिनोजिन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी प्रोटीन ही डाइजेशन करता है, प्रोटीन हो पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। इसकी एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन।
इसके अलावा एक तो ये लबलबे से जूस आ रहा था, ये डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा था, उसमें ये 4 एंजाइम थे। इसके अलावा बाइल, पित्ता, पित्ते से भी एक जूस आता है, वो जूस जो है उसे हम बाइल बोलते हैं। एक पित्ते से भी एक जूस आता है, उसे हम बोलते हैं बाइल। दरअसल जो पित्ते है अंदर जूस होता है, उस जूस ने डाइजेशन में रोल अदा करना होता है। वो जूस भी पित्ता नहीं बना रहा होता, बल्कि पीछे लीवर बना रहा होता है। ये जो बाइल है, वो जो जूस का नाम है बाइल, ये जो जूस बाइल है इसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है इन लीवर। लीवर है अंदर मैन्युफैक्चर करने के बाद, बनाने के बाद इसे टेम्परेरी स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है असल में ये पित्ता होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ से गॉल ब्लैडर से एक नाली निकलती है, वो भी ड्यूडीनम है अंदर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है फर्स्ट पोर्शन में आती है। और ये जो अपना जूस जो लीवर ने बना है भेजा हुआ है, इसे पोर कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दरअसल ये जो बाइल होता है इसके अंदर लिपिड्स की डाइजेशन होनी होती है। अब आप देख लें, ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, फिर स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन हुई, इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों ही डाइजेशन हो रही है। यानी यहाँ पे स्टार्च ही यानी कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेशन हुई, फैट ही भी डाइजेशन हुई, इसके बाद प्रोटीन से भी डाइजेशन हुई। मेन ये 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं फूड है अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो फैट की डाइजेशन बच जाती है वो फिर बाइल के हिस्से में आ जाती है, बाइल उसकी डाइजेशन करता है। बाइल जो है ये इमल्सीफाई द फैट, ये फैट को इमल्सीफाई करता है। ये एक प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में जो लार्ज होते हैं ना फैट्स, जो उससे लार्ज स्ट्रक्चर होता है उसे तोड़ है स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को नाम दिया जाता है इमल्शन। स्मॉल ड्रॉपलेट्स का नाम है इमल्शन और प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन को हम बोलते हैं इमल्सीफाई द फैट, यानी फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में बदलना। अब इसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, मैंने इससे पहले भी कहा जहाँ पे लाइपेज का नाम आ जाता है वहाँ पे लिपिड ही डाइजेशन होनी होती है, यह कन्फर्म है। तो ये इमल्सीफाई फैट यानी फैट लार्ज पीसेस हो या लार्ज स्ट्रक्चर हो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो लाइपेज है। इससे लिपिड कंटेंट जो होता है उसकी जो फूड है अंदर जितना ज़्यादा होता है उसकी डाइजेशन हो इन्हांस कर दिया जाता है, उसकी जो डाइजेशन है हजम होना है जो लिपिड है वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ड्यूडीनम ही जो अपनी वाल होती है, ये तो दोनों जूस जो है ये बाहर से आए हैं, ये जूस लबलबे ने भेज दिया, ये जूस जो है ये पित्ते ने भेज दिया। लेकिन ये ड्यूडीनल होते हैं, ड्यूडीनम पार्ट है, जो ड्यूडीनम की जो लेयर है, जो तह है, जो जिल्द है उसकी जो बाहर वाली, उसमें भी जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनका नाम है म्यूकस ग्लैंड्स। ये दरअसल एक थिक वाटरी मटेरियल सक्रीट कर रहे होते हैं जो ड्यूडीनम हो अंदर ही तरफ से मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, वो एक तह बना रहे होते हैं ताकि जब इतने ज़्यादा एंजाइम आए तो वो वॉल ऑफ द ड्यूडीनम उसे डैमेज ना करें। तो इसके लिए सक्रीट म्यूकस, ड्यूडीनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल। ये गॉबलेट सेल जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस पैदा करते हैं और उससे जो इनर वॉल होती है उसे मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पता है तो ट्रिकिया के अंदर ये गॉबलेट सेल्स होते हैं, जब एयर अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उस दौरान ये एयर को मॉइस्चराइज करने का काम कर रहे होते हैं।
तो ये तीन तरह है ग्लैंड्स, ड्यूडेनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल, ये तीनों मिल है म्यूकस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन ही वाल है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है। इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एसिडिफाइम, जो है जो पीछे पाइलोरिक स्फिंक्टर या स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम पार्ट में इंटर होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। बाद में उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, लेकिन एक दफ़ा जब वो इंटर होता है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक होने की वजह से वॉल और डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पे म्यूकस को सेक्रेट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है जो इस ड्यूडेनम से अगला हिस्सा है वो है ज्यूजिनम, और थर्ड पार्ट है इलियम। ये इसके बाद दो हिस्से आ जाते हैं। जो ज्यूजिनियम है इसकी जो लेंथ है ये 2.5 मीटर है, और जो इलियम है इसकी लेंथ जो है ये 3.5 मीटर है। अब यहाँ पर ज्यूजिनियम और इलियम है अंदर जब फूड पहुँचता है तो यहाँ पर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो इन पोर्शन के अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम ऐसे रिलीज किए जाते हैं जो यहाँ पर डाइजेशन हो कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ज्यूजिनम और इलियम है अंदर फूड ही एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। तो ड्यूडेनियम में ऑलमोस्ट ये जो डाइजेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ज्यूजिनियम और इलियम है अंदर भी चंद ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं जो फर्दर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसे भी डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पहले पहले जो डाइजेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है ये 7 है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमाइनो पेप्टाइडेज, ये पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड में चेंज कर देती है। पॉलीपेप्टाइड जो है ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जब मैनी अमाइनो एसिड एक लाइन अप होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये अमाइनो पेप्टाइड उसे दो दो अमाइनो एसिड की सूरत में तोड़ देता है, जिसे हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड, यानी 2 अमाइनो एसिड वाली। इसके बाद एंजाइम आ जाता है एरिप्सन, ये भी पेप्टाइड्स हो अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है, यानी ये जो बाद में डाईपेप्टाइड बनता है इसको मजीद तोड़ देता है अमाइनो एसिड्स में। इसके बाद लैक्टेज एंजाइम है, ये लैक्टोज हो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और लैक्टोज में, ये 2 कंपाउंड इससे बनते हैं। इसके बाद है माल्टेज, ये माल्टोज को बदल देता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज जो होता है इसको बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन है अंदर यूज कर लिया जाता है। इसके बाद जो एंजाइम है 5th नंबर पर वो है सुक्रोज। सुक्रेज एंजाइम होता है, ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है और इससे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाता है। इसके बाद इसमें 6th नंबर पे फिर लाइपेज एंजाइम आता है जो डाइजेशन ऑफ फैट में रोल प्ले करता है। इसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है साइल। ये भी साइल जो है ये फैट को इमल्सीफाई करने में रोल अदा करता है। तो इस तरह ये 7 डिफरेंट एंजाइम जो हैं ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर फूड ही जो डाइजेशन है उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ते हैं। फूड जो है ये डाइजेस्ट होने के बाद जज़ब कर ली जाती है, जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं इन्हें किस तरह जज़ब करवा लिए जाते हैं। अगर आपको समझ आई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए मज़ीद लेक्चर जो हैं ये पूरी मेहनत से और ईमानदारी से तैयार करके दें ताकि आपका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।